प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के संधि उपविषय के बारे में पढ़ेंगे। संधि लगभग छठी कक्षा से लेकर ऊपर की सभी हिंदी विषय के अंदर सभी कक्षाओं में लगती हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव टेस्टों में भी इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि स्वयं इसका विग्रह है सम प्लस धी। ये सम प्लस धी शब्द से मिलकर बना है संधि शब्द। मैं अलंत के बाद कोई भी सपर्श व्यंजन है तो मैं को अपने वर्ग का पांचवा हो जाता है। मैं जो है वो पे वर्ग के अंदर आता है। पे फे बे भे मैं और दे जो है वो ते वर्ग में आता है। तो इस ते वर्ग का पांचवा ते थे दे धे ने हो जाएगा। ने अलंत अर्ध होता है और इसको अनुस्वार भी हो जाता है संधि। या हम इसको से ने को आधा रख देंगे और सो ई है तो ई की मात्रा अलंत वाले यानी आधे को अपने अंदर ले लेती है, जिससे बनता है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। तो संधि की परिभाषा है दो वर्णों के विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। इसकी अनेक परिभाषाएं हैं। परस्पर या आपस में संबंध रखने वाले दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आपस में या परस्पर संबंध रखने वाले दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उस विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के अंदर दो वर्णों का मेल होता है और समास के अंदर दो शब्दों का मेल होता है। ये संधि और समास के अंदर अंतर है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह छोटी इकाई है जिसके ओर अधिक टुकड़े न हो सकें। इन वर्णों के अंदर हमारे सभी स्वर ए से लेकर औ तक जो कि 11 होते हैं, सारे के सारे व्यंजन कै से लेकर मैं तक जो 25 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं सपर्श व्यंजन। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कै से लेकर मैं तक ये सभी जो वर्ण होते हैं ये कै अलंत, खे अलंत, गे अलंत। जब ये अलंत होंगे तब वर्ण होंगे, वरना यदि ये कै अलंत नहीं होगा तो इसके टुकड़े हो सकते हैं कै प्लस ए, जिससे कै बनता है। जब ये अलंत होंगे तब ये वर्ण कहलाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं संधि जो है वो हिंदी भाषा की बहुत कम संधि है। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की ऋणी है। ये सारी की सारी संधियां जो हैं संस्कृत भाषा से ज्यों की तो हिंदी के अंदर आ गई है। इसलिए संस्कृत भाषा की हिंदी भाषा जो है ऋणी है, उसके ऊपर उसका एहसान है। तो संधि जो है वो सारी की सारी संस्कृत भाषा से आई हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। संधि जो है उससे पहले हम संस्कृत भाषा में गए। संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसका जनक जन्मदाता पाणिनि को माना जाता है।
पाणिनि एक मंदबुद्धि छात्र था, जिसका उसकी गुरु माता के ऊपर विशेष स्नेह था। गुरु माता ने उसको हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की उपासना के लिए भेजा था। भगवान शिव की उपासना जब पाणिनि ने की तो उसने डमरू बजाया था, जिससे 14 प्रत्यार या वर्ण निकले थे, जिससे संस्कृत की व्याकरण और अनेक भाषाओं का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस समय उसको पत्तों पर लिखा था, जिसमें से आदि को बकरी खा गई थी, इसलिए हम आदि व्याकरण अब पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको उन प्रत्याहार के बारे में इस विषय के साथ साथ आगे जब उनका वर्णन होगा तब आपको बताऊंगा। तो संधि का अर्थ व परिभाषा आपको पता चल गई। तो संधि 3 प्रकार की होती है, या संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। तो मैंने आपको बताया था प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार है ए, ई, उ, अण, री, लरी, क, ए, औ, ग, आई, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, अण, य, म, ग, अण, न, म, झ, भ, य, ध, 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 स, ज, व, ग, ड, द, स, ख, ह, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, ग, प, य, श, 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 र, ह, ल। इन अलंत वालों को हम निकाल देंगे। इनसे एक जोड़ा बनता है जिसके अंदर ये वर्ण शामिल होते हैं, जैसे अ, च, अच, ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी के सभी स्वर हैं। ये सभी के सभी स्वर हैं, इसलिए स्वरों का दूसरा नाम अच होता है और स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है। इसी प्रकार है से लेकर इन अलंत वाले ये कट जाएंगे और है से लेकर ल तक सभी के सभी व्यंजन हैं, इसलिए व्यंजनों का दूसरा नाम है हल और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि और विसर्ग संधि का नाम है विसर्ग संधि। संस्कृत के अंदर 2 बिंदु जिनका उच्चारण स्थान है के बराबर होता है। अब है स्वर संधि की परिभाषा। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उस विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ विकार सहित मेल, विकार सहित मेल, स्वर
संधि कहलाता है या सवर संधि कहती है। जैसे परम प्लस आत्मा। इससे पहले हमें वर्ण विन्यास की तरफ जाना होगा। जैसे वर्ण विन्यास राम, रे अलंत प्लस या घन आ, घन मैं अलंत घन ए। रे अलंत है, आ मिल गया, आ की मात्रा होती है रा। मैं अलंत है, ए मिल गया, मैं पूरा हो गया राम। स्वरों की मात्राएं होती हैं, स्वरों की मात्राएं होती हैं। कोई भी व्यंजन अलंत वाला है और उसके बाद स्वर है तो उसकी मात्रा उस व्यंजन के अंदर घुस जाती है। इसीलिए स्वरों की परिभाषा है जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, जिनकी मात्राएं होती हैं, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये यहाँ वर्ण था, लेकिन आ मिलते ही रावणा, तो यह व्यंजन हो गया और इसके अंदर आ की मात्रा स्वर की मात्रा है। मैं अलंत था, वर्ण था, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन ए की मात्रा इसके अंदर घुस गई। आपको बता देता हूं, स्वरों के अंदर ए की मात्रा नहीं होती, वो केवल अलंत वाले व्यंजन या वर्ण को पूरा करता है। और यहाँ पर मैं ए मिल गया, मैं पूरा होगा राम। इसी प्रकार है पे, रे और मैं अलंत। मैं अलंत के अंदर है ए के बाद आ, आत्मा। ए के बाद आ, दोनों स्वर हैं। नियम है जो आगे स्वर संधि के भागों के अंदर आएगा, इन दोनों को आ हो जाता है। इससे पहले पे, रे, मैं अलंत आ, ते, मा। अब मैं अलंत है व्यंजन या वर्ण और उसके बाद स्वर है, तो स्वर की मात्रा आ गई, आ की मात्रा होती है ये प, रे, मैं, आत्मा, परमात्मा। ये दो वर्णों का विकार सहित मेल है, जिसे ये संधि की परिभाषा को पूरी करता है। साथ ही साथ स्वर के बाद स्वर है और स्वर संधि की परिभाषा को पूरा करता है। इस प्रकार बना परमात्मा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 जन संधि, नंबर 5 अयाति संधि। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि और अयाति संधि। अब हम स्वर संधि के 5 भेदों की नियम, परिभाषा, उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहला भेद है स्वर संधि का, संधि और संधि का पहला भेद स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। ए वर्ण का मतलब है ए या आ। ए वर्ण, ई वर्ण। ई वर्ण का मतलब है अरसव ई दीर्घी। उ वर्ण, उ वर्ण का मतलब है अरसव उ दीर्घ उ। ए वर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण,
के बाद कर्मस्य एवरण ईवरण उवरण हो तो कर्मस्य एवरण को दीर्घ आ ईवरण को दीर्घ ई उवरण को दीर्घ उ हो जाता है यानी कि एवरण के बाद एवरण का ए और आ के बाद ए और आओ तो दीर्घ आ हो जाता है। अरसव ए के बाद अरसव ए हो, अरसव ए के बाद दीर्घ आओ, दीर्घ आ के बाद अरसव ए हो, दीर्घ आ के बाद दीर्घ आओ। इन चारों स्थितियों में दीर्घ आ हो जाता है। इसका उदाहरण जैसे परमात्मा हम पहले भी कर चुके हैं, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, वी दे अलंत, यह अलंत, इसमें से आ निकल गया, आ स्वर के बाद आ है, आ के बाद आ तो दीर्घ आ हो जाता है। इन दोनों को दीर्घ आ हो गया। वी अलंत दे अलंत ये आ ले। अब अरसव अलंत दे के बाद अलंत ये है, तो इसके बाद स्वर तो है नहीं, ये तो अलंत जो है वो आधा रह जाता है, दे को आधा लिखा नहीं जा सकता, इसलिए वी दे अलंत, ये अलंत है, आ की मात्रा होती है, ये में घुस गई, विद्यालय। इसी प्रकार इसके अनेक उदाहरण हैं। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, परम प्लस आत्मा परमात्मा। इससे आगे है ईवरण के बाद ईवरण, अरसव ई और दीर्घ ई के बाद अरसव ई और दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। दीर्घ ई की मात्रा ये होती है, यानी कि अरसव ई के बाद अरसव ई, अरसव ई के बाद दीर्घ ई, दीर्घ ई के बाद अरसव ई, दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई, चारों स्थितियों में दीर्घ ई हो जाता है। इसकी उदाहरण है जैसे कवि प्लस इंद्र, कै वह अलंत हो गया क्योंकि इसके अंदर अरसव ई है, छोटी की अरसव ई की मात्रा है तो अरसव ई है, इसके बाद ई नदर, दोनों को ई के बाद ई है, यानी कि वर्ण के बाद ई वर्ण है तो दीर्घ ई हो गया। कै वह अलंत ई नदर, कै वह अलंत है, वह अलंत कोई भी है उसके बाद स्वर पड़ा तो उसकी मात्रा हो जाएगी, दीर्घ ई है, दीर्घ ई की मात्रा ये होती है, वह नदर कविंदर, इसे बन गया कविंदर। इसी प्रकार मुनिंदर रविंदर, इसके अनेक उदाहरण हैं। अब है उवरण के बाद उवरण, अरसव उ दीर्घ उ के बाद अरसव उ या दीर्घ उ हो तो दीर्घ उ हो जाता है। अरसव उ के बाद अरसव उ, अरसव उ के बाद दीर्घ उ, दीर्घ
ऊ के बाद ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ। चारों स्थितियों में दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसका उदाहरण है, दीर्घ ऊ की मात्रा ये होती है वधु प्लस उत्सव। वह दयालंत हो गया क्योंकि हमने स्वर निकाल दिया। ऊ दीर्घ है, दीर्घ ऊ की मात्रा तो दीर्घ ऊ है। उसके बाद ह्रस्व ऊ, ये अपने इस नियम को पूरा करता तो दोनों को दीर्घ ऊ हो गया। वह दयालंत ऊ तस्व। अब कोई भी वर्ण अलंत वाला है, उसके बाद स्वर पड़ा है तो स्वर की मात्रा उसके अंदर घुस जाएगी। दीर्घ ऊ की मात्रा वधुत्सव, इससे बना वधुत्सव। लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी। इसी प्रकार इसके अनेक उदाहरण है। ये हमारा स्वर संधि का पहला भेद था, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को सवर्ण संधि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सवर्ण संधि। क्यों है? क्योंकि हिंदी और संस्कृत भाषा के अंदर दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ को सवर्ण माना जाता है। ये तीनों सवर्ण है और इस संधि के अंदर तीनों दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ तीनों यही होते हैं या बनते हैं, जिसके कारण इसको सवर्ण संधि भी कहते हैं। अब स्वर संधि का दूसरा भाग या भेद गुण संधि। मैं आपको बता देता हूं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। मैं आपको यही बता देता हूं। अब यहाँ ए आ के बाद ए आ था, दीर्घ आ हो गया। ई के बाद ई थी, दीर्घ ई हो गई। ऊ के बाद ऊ था, दीर्घ ऊ हो गया। अब इससे आगे नियम है, यदि इस ए वर्ण के बाद ये ई वर्ण हो, इस ए वर्ण के बाद ये ऊ वर्ण हो, तो इस प्रकार से अगला नियम इससे आगे चलेगा। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि जो मैंने अभी बताया था अपनी दीर्घ संधि से, इसका आगे नियम है। आगे नियम है ए वर्ण। ए वर्ण का मतलब ए आ। दादा इस फोन में तू चल इसकी मंदी आवाज कर ले, चाहिए उन्हें कर ले। तो ये है ऊपर की आवाज आओ इसकी। अच्छा तो उन्हें कर लो, नहीं मंदी आवाज कर लो। ए वर्ण ए आ के बाद ई वर्ण। ई वर्ण का मतलब ह्रस्व ई या दीर्घ ई। ए वर्ण के बाद ई वर्ण, ह्रस्व ई या दीर्घ ई। ऊ वर्ण, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ। या और री वर्ण। री वर्ण का मतलब री हो, तो दोनों को कर्मश्य ए ओ और अर हो जाता है। यानी कि ए वर्ण ए आ के बाद ई वर्ण ई हो, तो दोनों को ए हो जाएगा। ए वर्ण ए आ के बाद ऊ वर्ण हो, ऊ या दीर्घ हो, तो ओ हो जाएगा। ए वर्ण के बाद री वर्ण री हो, तो अर हो जाता है। जैसे ए आ, इससे पहले हमने किया था ए वर्ण के बाद ए वर्ण, वो दीर्घ संधि थी। इसी प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। अब ये इससे आगे नियम चलेगा।
इन तीनों संधि के अंदर दीर्घ गुण और वृद्धि संधि के अंदर दोनों को होता है। इससे आगे जो दो संधि हैं, यण और अयादि संधि, उनको केवल एक वर्ण को होगा, दोनों को नहीं होगा। ए आ के बाद ई दीर्घ ई, और तो दोनों को ए हो जाता है, यानी कि ए के बाद ह्रस्व ई, ए के बाद दीर्घ ई, आ के बाद ह्रस्व ई, आ के बाद दीर्घ ई। चारों स्थितियों में ए हो जाता है। ए की मात्रा ये होती है। इसके उदाहरण हैं जैसे नर प्लस ईस, ने, रे अलंत हो गया ए के बाद ई से, ए के बाद ई है तो इन दोनों को ए हो जाएगा ई, ने, रे अलंत ई प्लस से। रे अलंत है, कोई भी वर्ण अलंत वाला है, पहले भी बताया गया है, उसके बाद सवर पड़ा तो उसकी मात्रा घुस जाएगी। ए सवर है, ए की मात्रा ये होती है, रे में घुसेगी रे, ने था आगे, पाछे से, नरेश। इतनी सिद्ध हूं। इसके अनेक उदाहरण हैं। इसी प्रकार है ओ वाला, ए वर्ण के बाद, यानी कि ए और आ के बाद उ वर्ण हो, ह्रस्व उ या दीर्घ ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। ए के बाद ह्रस्व उ, ए के बाद दीर्घ उ, आ के बाद ह्रस्व उ, आ के बाद दीर्घ उ। चारों स्थितियों में ओ की मात्रा होती है ये। जैसे हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। तय अलंत है ए के बाद है उ, देश, ए के बाद उ है, दोनों को ओ हो गया। नियम के अनुसार ही, तय अलंत ओ, पाछे पीछे बच गया प्रदेश। तय अलंत है, उसके बाद सवर है, तो मात्रा घुस गई ओ की, हितो, प्रदेश। इतनी सिद्ध पर प्लस उपकार, परोपकार। इसी प्रकार इसकी अनेक उदाहरण है। ए वर्ण के बाद री हो तो अर हो जाता है, रे अलंत होता है। ए के बाद री, आ के बाद री, दोनों स्थितियों में अर हो जाता है। देव प्लस ऋषि, वह अलंत ए के बाद री, सी, दोनों को अर हो गया। वह अलंत अर, सी। वह अलंत है, वह अलंत के बाद सवर ए पड़ा है। ए की मात्रा नहीं होती, ए केवल अलंत वाले वर्ण को पूरा करता है, तो पूरा कर दिया, वह पूरा हो गया। रे अलंत, पाछे सी। अब आपको मैं बता देता हूं रे संबंधी नियम, बहुत कम बच्चों को पता होगा। जब रे स्वयं अलंत वाला है तो वो ऊपर चढ़ता है, यदि रे पूरा है और उससे पहले वाला वर्ण अलंत वाला है तो वो उसके नीचे चढ़ेगा। जैसे आपको मैं समझा देता हूं यहीं पर, यहां मैं आपको समझा देता हूं इसके बारे में। जैसे पे अलंत रे, पे अलंत है, रे पूरा है तो नीचे चढ़ा है प्रकार, इस प्रकार बना है प्रकार, प्रदीप, ऐसी बनेंगे। लेकिन जब रे अलंत वाला है
और जैसे के अलंत रे में, जब रे अलंत वाला है तो उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है क्रम। यदि एक जैसे दो वर्ण आए, जैसे गन्ना, रट्टा, उनको द्वित्व बोलते हैं। उनमें से एक आपको अलंत वाला मिलेगा। कई बार हम उनको नीचे भी लिख देते हैं, इसे द्वित्व बोलते हैं। इस प्रकार ये बनेगा देवर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये हमारी गुण संधि है। दीर्घ संधि जो थी उसमें ए वर्ण के बाद ए वर्ण को दीर्घा, ई वर्ण के बाद ई वर्ण को दीर्घी, उ वर्ण के बाद उ वर्ण को दीर्घ उ, लेकिन ये उससे आगे है। ए वर्ण के बाद अब स्वयं ई वर्ण तो ए वर्ण के बाद स्वयं उ वर्ण हो तो ओ, ए वर्ण के बाद री हो तो अर हो जाता है। ये हमारा स्वर संधि का दूसरा भेद, दूसरा भाग गुण संधि। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये सभी संस्कृत भाषा से आई हैं। दीर्घ संधि के अंदर अक सवर्णी दीर्घ सूत्र लगता है और गुण संधि के अंदर अंधेन गुण से गुण संज्ञा और आद गुण से गुण होता है। अब हमारी इससे आगे जो तीसरा भेद है वो है वृद्धि संधि, जिसके अंदर वृद्धि राधेच से वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। ये उससे आगे नियम चलेगा। आगे कैसे? अब हमारे पास क्या आया है? ए, ओ और अन। यदि ए वर्ण के बाद ये स्वयं ए और ओ हो तो क्या हुआ? तो तीसरी संधि जो है हमारी वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसके अंदर है ए वर्ण, ए और आ के बाद ए आई और ओ औ हो तो दोनों को तो आई औ हो जाता है। यानी कि ए वर्ण ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों को आई हो जाता है। ए आ के बाद ओ औ हो तो औ हो जाता है। जैसे ए आ के बाद ए आई हो तो आई हो जाता है। आई की मात्रा होती है ये, यानी कि ए के बाद ए के बाद आई, आ के बाद ए, आ के बाद आई, चारों स्थितियों में आई हो जाता है। जैसे सदा प्लस ई से दे अलंत आ के बाद ए, दोनों को हो गया आई। दे अलंत है, उसके बाद ई, दे अलंत है, वर्ण कोई भी अलंत वाला है उसके बाद सवर है तो ए की मात्रा घुस गई। ए की मात्रा ये होती है दे के अंदर सदैव, तथा प्लस एव तथेव, मत प्लस इक्य मतिक्य, ए आ के बाद ओ औ हो तो औ हो जाता है। औ की मात्रा होती है ये, ए के बाद ओ,
ए के बाद औ, आ के बाद ओ, आ के बाद औ, हो तो औ हो जाता है। जैसे जल प्लस ओध, जय ले अलंत ए के बाद ओ, दोनों को औ हो गया, ध, जय ले अलंत औ ध, ले अलंत है, उसके बाद स्वर है, मात्रा घुस गई, जलौध, वन प्लस ओ सद, वनोसद। इस प्रकार से इसके अनेक उदाहरण हैं। ये है वृद्धि संधि। तो हमारी तीनों स्वर संधि के पहले तीन भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, एक दूसरे नियम पर आगे बढ़ती हैं। पहले ए वर्ण के बाद ए वर्ण, ई वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण के बाद उ वर्ण, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ हो जाता है। गुण संधि के अंदर ए वर्ण के बाद ई वर्ण, ए वर्ण के बाद उ वर्ण, ए वर्ण के बाद री वर्ण हो तो ए ओ आर हो जाता है। और वृद्धि संधि के अंदर ए वर्ण के बाद ए आई, ए वर्ण के बाद ओ औ हो तो आई और औ हो जाता है। बाकी जो दो संधि हैं वो इससे आगे चलेंगी, उनके अंदर दोनों को नहीं होगा, बल्कि एक वर्ण में ही विकार आएगा। ये सभी स्वर संधि की परिभाषा को भी पूर्ण करते हैं। स्वरों के बाद स्वर आते हैं, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है, विकार होता है। चौथा भाग भेद जो है स्वर संधि का वो है यण संधि, यण संधि। अब मैं आपको फिर ले चलता हूं उन 14 प्रत्याहार सूत्रों की तरफ जो हमने लिखे थे। ए ई उ न, जो कि पहला था, जो कि ए से लेकर च तक स्वर हैं, स्वरों को अच बोलते हैं। ए ई उ ने, री, लरी, कर। यण संधि के अंदर इको यंची सूत्र लगता है। इक स्थानीय यण आदेश कृत्य, यानी कि इक को यण हो जाता है। इक, इक का मतलब है ई कर, क अलंत है, अणे अलंत है। तो इसके अंदर 4 वर्ण आते हैं, ई से लेकर ई, उ, री और लरी। तो नियम यहां से चलेगा, ई, उ, री, लरी, चाहे ये ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। ई, उ, री, लरी के बाद भिन्न, भिन्न, भिन्न का मतलब इनसे अलग अन्य स्वर हो तो मैंने बताया था इको यणची, एक स्थानीय यण आदेश कृत्य यण, ह, य, व, र, ट, ल, अण। यण, य, अण। तो ट हलंत है, ये कट गया, 4 वर्ण बच गए, य, व, र, ल। तो ई, उ, री, लरी के बाद भिन्न अन्य स्वर हो तो ई को य अलंत, उ को व अलंत, री को रे अलंत व लरी को ले अलंत हो जाता है, यानी कि ई, उ, री, लरी के बाद अन्य स्वर। ई को ये अलंत, उ को वे अलंत, री को रे अलंत, लरी को ले अलंत, यानी कि इक को यण हो जाता है।
अची का मतलब भिन्न स्वर इको यंत्र। इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे प्रति प्लस एक, इसमें से बहुत ज्यादा उदाहरण संधि संधि विच्छेद के लिए पूछे जाते हैं। प्रति प्लस एक, प्र तय अलंत अरसौ ई एक। ई के बाद भिन्न स्वर है, केवल ई को क्या होगा, यह अलंत होगा, यह प्र तय अलंत यह एक। अब तय अलंत वर्ण के बाद अलंत वाला वर्ण है, स्वर तो है नहीं, तो इसको आधा लिखा जाएगा। देखो वहां विद्या के अंदर आधा नहीं लिखा जाता था, पहले भी बताया था, तो यहां तय को आधा लिखा जाएगा। तो तय ये के बाद स्वर है ए की मात्रा इसके अंदर घुस गई। प्रत्येक अनु प्लस ईशान, अनु प्लस ईशान ए ने अलंत अरसौ उ के बाद भिन्न स्वर ए, उ को वह अलंत हो जाएगा, ए ने को आधा अलंत वाले को वह के बाद ए है, ए की मात्रा घुस जाएगी, अन्वेषण। यदि प्लस अपि यद्यपि, मातृ प्लस ऋकार मात्रालिकार, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। इसी प्रकार इसके अनेक उदाहरण हैं। री को अर हो जाता है, री को अर हो जाता है, और लरी को लय हो जाता है। इससे आगे अपनी पहले भी बताया था, ये संधि जो है केवल इनमें एक वर्ण को विकार होता है मेल होने से। अब अपनी संधि है पांचवी संधि, पांचवा भाग अयाति संधि। अयाति संधि संधि, इसके अंदर HOIY सूत्र लगता है। HOIY, H मैं फिर वहीं ले चलता हूं आपको, ए ओंग, आई औच, H अलंत वाला कट गया, ए से च तक चार वर्ण है, ए ओ आई औ, यानी कि ए आई ओ औ के बाद भिन्न अन्य स्वर हो तो HOIY, आई औ आओ, यानी कि सूत्र के अनुसार ए को आई ये अलंत, आई को आई, ओ को अब, वह औ को आओ हो जाता है, आओ हो जाता है। ए आई ओ औ के बाद अन्य स्वर, भिन्न अन्य स्वर, भिन्न अन्य स्वर हो तो ए को आए, आई को आए, ओ को आओ, औ को आ हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, ने अलन ए,
भिन्न स्वर है ए को हो गया ऐ, ने अलंत प्लस अन, ने में ए मिल गया क्योंकि अलंत वर्ण की बात स्वर है, एक की मात्रा नहीं होती, केवल पूरा करेगा ने। ये की बात है, ये को पूरा कर देगा नयन। नई प्लस अक नायक, ओ प्लस इत्र, पे अलंत ओ के बाद भिन्न स्वर है ई, ओ को हो गया अव, पे अलंत प्लस इतर, पे में मिल गया पे पूरा, वे के बाद अरसवी है, अरसवी की मात्रा त्र, क्योंकि अलंत वाले थे ये, इनमें स्वर है, इसके बाद घुस गया मात्रा पवित्र। भो प्लस शिष्य भविष्य, हो प्लस शिष्य भविष्य, पौ प्लस अक, पे अलंत औ के बाद भिन्न स्वर ए, औ को हो जाएगा आव, पे अलंत है, आ की मात्रा उसकी पा, वे अलंत है, पूरा हो गया पावक। इस प्रकार है ओ प्लस अन, पे ओ के बाद भिन्न स्वर अन, ओ को हो गया औ, पे अलंत प्लस अन, पे में ए मिल गया पैर, वे में ए मिल गया वैन पवन, इतने से धाम। इस प्रकार से ये स्वर संधि की 5 भाग भेद 5 रूप हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि और अयाति संधि। पहली 3 संधियां एक दूसरे नियम से आगे बढ़ती हैं। इन दोनों संधियों के अंदर बाद वाली जो 2 संधियां हैं उनके अंदर केवल एक वर्ण में विकार आता है, भिन्न स्वर होने पर ये स्वर संधि अपनी पूर्ण हुई। अगले लेक्चर के अंदर हम इस संधि के जो 2 भाग हैं, संधि के व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनके नियम, उदाहरण, उनके बनाने के तरीके आपको बताएंगे। इन तरीकों से आप स्वयं भी इसके उदाहरण बना सकते हैं, कर सकते हैं। एक तरीका आपको बताया गया है। धन्यवाद।